अच्छा, क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर लिखा हुआ है कि आपके पास ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है y लेस देन और इक्वल टू x, ये किस रीजन को डिनोट कर रही है? y लेस देन और इक्वल टू x किस रीजन को डिनोट कर रही है? तो मेरे भाई जब इसने लिखा हुआ है कि y से बिलो भी है और y के इक्वल भी है, यही बात लिखी हुई है। अगर आप ए में देखें तो ए ऑप्शन में लिखा हुआ है अबव वाई एक्सिस, ऐसा तो नहीं है। फिर बी में लिखा हुआ है बिलो वाई एक्सिस ओनली, बिलो वाई एक्सिस है बट ओनली नहीं है, इक्वल भी साथ है। फिर लिखा हुआ है अबव एक्स एक्सिस, ये भी नहीं है। तो बिलो या इक्वल टू वाई, तो ऊपर जो लाइन लिखी हो तो ऑप्शन इसके बनती है डेल्टा। ग्राफ बनाएंगे तो ये तो सिंपल बनेगा ना कुछ इस तरह से, यानी x और y हर जगह पर बराबर नहीं है, मतलब x और y 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, और जो एरिया है वो बिलो वाला है। और अगर इसको मजीद देखना है तो सिंपल y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0 का ग्राफ बना लें, तो वो इक्वल भी इक्वल तो है लिखा हुआ है, और एरिया किस साइड पर शेड हो रहा है वो भी आ जाएगा। और बताएं, और क्वेश्चन कोई है? 20 26 26 में लिखा हुआ है फिजिबल रीजन क्या है? फिजिबल रीजन का मतलब होता है जहां पर सारी लाइन शेड करे। अब शेड करने को बोलते क्या है? सेटिस्फाई करना। ये बोले ना प्लीज यार, जब क्लास स्टार्ट हो जाएगा ना फिर आपस में बातें ना किया करें। फिजिबल रीजन का मतलब क्या है? जहां पर सारी लाइन सेटिस्फाई हो। लिखा हुआ है रीजन विच सेटिस्फाइज ऑल गिवन कंस्ट्रेंट। ये कंस्ट्रेंट क्या चीज होती है? ये जो आपको इनइक्वालिटीज गिवन होती हैं सारी, ये कंस्ट्रेंट होती है। इनका मतलब क्या है वो हमने आज या कल सीखना है। बट कंस्ट्रेंट क्या होता है? जो आपके पास इनइक्वालिटीज गिवन होती है ना, उसे कंस्ट्रेंट बोलते हैं। फिर लिखो रीजन विच इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होना जरूरी नहीं है, अच्छी बात, हम पॉजिटिव चीजों के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट देखते हैं, बट फिजिबल रीजन होने के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट जरूरी नहीं है। रीजन अबव द लास्ट मेंशन कंस्ट्रेंट और ऑलवेज बिलो ऑल द कंस्ट्रेंट, ये तीनों ही गलत है लास्ट वाले। फर्स्ट ठीक है कि जहां पर सारे कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो। इसका लफ्जी मतलब क्या है? वो रीजन जहां सारी लाइंस का शेड आए या कॉमन शेडेड रीजन। ठीक है, मतलब अगर हम ये लाइन लगाते हैं ना, ये लाइन, इस लाइन को कंस्ट्रेंट बोलते हैं। फिर साथ ये लाइन लगा दी, फिर हमने कहा जी ये कॉमन शेडेड रीजन है, मतलब इस एरिया में दोनों लाइन सेटिस्फाई है, दोनों लाइन का शेड आता है, तो इसका ऑप्शन ए बनेगा। और अच्छा, क्वेश्चन में अगर आपने तुक्का लगाया और जवाब ठीक हुआ तो समझो वो आपको सवाल नहीं आता। सवाल वही ठीक माना जाएगा जो आपको आता भी है, और आपने जब जवाब दिया तो जवाब भी वही था। और कोई क्वेश्चन नहीं है जी? 31 सोच के बोल रहे हो, शर्माते हो क्या? अच्छा, इसमें ना कोई एक आधा क्वेश्चन है जिसके आंसर सही नहीं गिवन। देखो, फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ इनइक्वालिटीज एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन आइडेंटिफाई द ऑप्टिमल सॉल्यूशन यूजिंग कॉर्नर पॉइंट। आपको गिवन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8, और आपको फंक्शन गिवन है कॉस का। तो मुझे ये बताएं कॉस का फंक्शन मैक्सिमम अच्छा होगा या मिनिमम अच्छा होगा? तो इसको हम मिनिमम के लिए टेस्ट करें, मैक्सिमम के लिए टेस्ट। अच्छा, इसका ग्राफ तो कुछ इस तरह से बनेगा, देखिए x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, यहां पर x 1 हो गया, तो एक लाइन का तो ग्राफ बनाना आता है ना, ये इस साइड पर शेड हो जाएगा।
फिर लिखा हुआ है y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, y मान लेते हैं यहां पर है, और ये ग्रेटर देन 2 भी किस साइड पर आ रहा है, ऊपर की तरफ। फिर लिखा हुआ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8, इसका मतलब x भी 8 है, y भी 8 है, सपोज यहां पर इन दोनों को मिला देंगे। अब ये ट्रू है, नीचे की तरफ शेड होगा। अगर अब सबका शेड देखें तो ये बनता है, अगर कॉमन शेडेड रीजन देखें ना, तो जिसको मैंने शेड किया है ना, ये पता चल गया क्या नहीं? Yes. देखें, इसका नीचे की तरफ शेड होगा। हम किस साइड पर डॉट बना देते हैं? अपोजिट साइड पे। इसका डॉट बनाया अपोजिट साइड पे, तो जो अनडॉटेड एरिया बच जाता है हम उसे बोलते हैं कॉमन शेडेड रीजन। अब जो मेडिकल या आईकॉम करके आया है उसको थोड़ा सा सॉल्व करने में इश्यू हो सकता है। कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हैं? एक ये है, इसका नाम ए रख देते हैं, एक ये है, इसका नाम बी रख देते हैं, और एक ये है, इसका नाम सी रख देते हैं। अगर मैं ए को देखूं, ए को हल करने के लिए कौन सी दो लाइनें पिक करनी है? एक x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, और दूसरी लाइन कौन सी है? y इज इक्वल टू, ये समझ लगी है किसी को? देखें, जो लाइन ये जा रही है ये कौन सी लाइन है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, और जो दूसरी लाइन ये वाली है ये कौन सी लाइन है? y इज इक्वल टू 2। जो दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है हमने वो लेनी है। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 2। अब अगर कोई बंदा इसको कैलकुलेटर में पुट करेगा तो वो बेवकूफी करेगा। जब आपके पास एक वैल्यू है, अब सिंपल क्या करो, इस y की वैल्यू को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दो। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू, आपके पास y पहले से ही था, x भी आ गया, तो ये पॉइंट क्या बना आपके पास? x 6 है, y 2। अब जरा b पॉइंट को फोकस करें। b पॉइंट कौन कौन सी दो लाइनें हैं? एक x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है, और दूसरी लाइन कौन सी है? x इज इक्वल टू, क्या इसको हल करने की जरूरत है या डायरेक्ट पुट करें? x आपके पास है, y की वैल्यू चाहिए, तो x की जगह 1 पुट कर दें, y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, और y इज इक्वल टू, ये हमारा दूसरा पॉइंट आ 1 7। अब तीसरा ऐसे भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कौन सी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं? एक है x इज इक्वल टू 1 और एक है y इज इक्वल टू, ये पॉइंट है, x की वैल्यू भी है, y की वैल्यू भी है, तो यही आपका पॉइंट है 1। यहां तक पहले ओके करें, ये बात समझ लगी सबको? क्या करना था? पहले ग्राफ बना लेना था, ग्राफ बना के फिर शेड करना है, शेड करने के बाद जो दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं उसको हल करते जाना। सारे पॉइंट आ गए। आखिरी स्टेप क्या होगा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट कर दें, तो पुट कर देते हैं। आपके पास cos थी 10x प्लस, पहला पॉइंट कौन सा बन रहा है? a पुट कर दें 6 2, 10 इंटू 6, 2 इंटू 2 64। दूसरा पॉइंट कौन सा है? 1 7, 10 इंटू 1 7 इंटू 2, टोटल कितना आ गया? एंड लास्ट वन इज 1 एंड 2, तो 10 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। तो कहां पर कॉस्ट मिनिमम है? 1 और ये हमारा आंसर।
हल हो सकता है, एक स्लोप वाला मेथड भी होता है, लेकिन ये है कि जब वो हमसे पूछ लीनियर प्रोग्रामिंग के तरीके से रहा है तो हमने उस तरीके से बताना है, ठीक है। जिस तरीके में पूछेगा, इसके नंबर ऑफ मेथड्स होते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने के, तो जिसमें पूछेगा हम उसमें हल करके बता दें। हाँ जी, और बताएं, और कोई सवाल? बस, चलें फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक आज छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले कंस्ट्रेंट को समझते हैं। कंस्ट्रेंट क्या चीज है और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या चीज है। कंस्ट्रेंट और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में फर्क क्या है? कंस्ट्रेंट फंक्शन है मेरे भाई, इसको बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको? लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर का फिर मतलब क्या बनता है? किसी चीज का कम होना, किसी चीज का कम होना। एग्जाम्पल देते हैं, अगर आप कोई चीज बना रहे हो, मिसाल के तौर पर एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, आप एक चेयर्स के मैन्युफैक्चरर हो, चेयर्स बनाते हो। अब चेयर बनाने के लिए आपको मटेरियल चाहिए, आपको लेबर चाहिए, आप इसके अलावा कुछ खर्चे हो सकते हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। मटेरियल से क्या मुराद है कि जो चीज लगनी है उसके ऊपर, लेबर, काम करने वाले मजदूर, और ओवरहेड्स इसके अलावा खर्चे। इसके अलावा क्या हो सकता है? बिजली की कंजम्पशन हो सकती है, एरिया चाहिए हमें, बिल्डिंग चाहिए हमें, मशीनें चाहिए हमें। इसके अलावा बाकी खर्चे को ओवरहेड्स बोलते हैं। अब हो सकता है आपके पास मटेरियल पूरा हो सकता है मटेरियल कम। अगर मटेरियल कम है तो ये कंस्ट्रेंट फंक्शन है, अगर कम नहीं है तो ये कंस्ट्रेंट नहीं है। कंस्ट्रेंट का मतलब ही क्या होता है? लिमिट, हद, उससे ज्यादा ना होना। कंस्ट्रेंट का क्या मतलब है? किसी चीज का पूरा ना होना। कंस्ट्रेंट होता है, रुकावट को कहते हैं। उसके बाद अगर आपके पास लेबर पूरी है, पूरे लोग हैं काम करने के लिए, उनके पास टाइम भी अवेलेबल है, तो इट्स ओके, इट्स नॉट अ कंस्ट्रेंट फंक्शन। और अगर लेबर आपके पास पूरी नहीं है तो लेबर भी कंस्ट्रेंट है। फिर ओवरहेड्स की बात करते हैं। आपके पास मटेरियल भी है, आपके पास लेबर भी है, लेकिन आपके पास मशीनें नहीं है इतनी। मटेरियल भी खूब है, लेबर भी खूब है, बट मशीनें इतनी ज्यादा नहीं है कि आप जितना काम करना चाहते हो उतना कर सको, तो उसे भी कंस्ट्रेंट बोलेंगे। तो कंस्ट्रेंट क्या हुआ? किसी चीज को हासिल करने के लिए जो सोर्स रिसोर्सेज हमें चाहिए वो पूरे ना हो तो उसे बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर या कंस्ट्रेंट। एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटेंट, एक होता है कॉस्ट अकाउंटेंट। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है वो अकाउंटिंग कर रहा होता है। जो कॉस्ट अकाउंटेंट होता है, जिसे सीएमए बोलते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके लिए ये बहुत जरूरी होता है आइडेंटिफाई करना कंस्ट्रेंट फंक्शन। अब कंस्ट्रेंट फंक्शन, पहली बात हमें पता होना चाहिए, क्वेश्चन के अंदर बताया होता है। अब कंस्ट्रेंट से क्या चीज हिट हो रही होती है? ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। हर कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, या रेवेन्यू,
या सेल्स को मैक्सिमाइज करना, अपनी प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना, कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज करना, और कॉस्ट को मिनिमाइज करना। ये इसके डिफरेंट स्टाइल होते हैं और तकरीबन बिजनेस के अंदर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हर बिजनेस चाहता है कि कॉस्ट उसकी कम से कम लगे और प्रॉफिट उसको ज्यादा से ज्यादा हो। प्रॉफिट तो आप सबको पता है किसे कहते हैं, प्रॉफिट फाइंड करने का तरीका पता है, सेल माइनस कॉस्ट, सेल माइनस कॉस्ट, उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट। और सेल या रेवेन्यू किसे कहते हैं, सेल को पता है कैसे फाइंड करते हैं, सेल पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट। लिख लो ये चीजें, सेल या रेवेन्यू फाइंड करने का तरीका अगर गिवन है तो फिर तो ठीक है, नहीं गिवन तो प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। प्राइस, क्योंकि आप फार्मूले को याद करने के आदी हो और अब अपने फार्मूले समझने हैं। सादा सी बात बताता हूं, एक चीज की कीमत 12 रुपए है और आपने वो 10 चीजें बेची हैं। एक चीज की कीमत 12 रुपए है और आपने 10 चीजें बेची हैं, तो आपकी कितनी सेल हुई टोटल, 120। ये रेवेन्यू कहलाता है। इसको आप रेवेन्यू भी कह सकते हो, इसको सेल भी कह सकते हो। जितनी चीजें हम बेचेंगे मल्टीप्लाइड बाय जिस रेट पे बेचेंगे। गॉट इट। फिर उसके बाद प्रॉफिट की बात करते हैं। प्रॉफिट बराबर होता है रेवेन्यू या सेल्स माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट किसके बराबर होता है, रेवेन्यू या सेल्स माइनस कॉस्ट। अब कॉस्ट के बारे में दो प्रॉब्लम है। कॉस्ट दो किस्म की होती है अभी तक। एक को बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, एक को बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। एक को बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, एक को बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट नाम से ही फिक्स है। मिसाल के तौर पर अभी हम फर्नीचर ही बना रहे हैं, तो फर्नीचर अगर आप बना रहे हो तो जिस जगह पर फर्नीचर बना रहे हो उसका जो रेंट पे कर रहे हो, क्या वो फिक्स होगा या वेरिएबल होगा? अच्छा, फिक्स और वेरिएबल का मतलब क्या? अगर आप चेयर्स ज्यादा बनाओ, कुर्सियां ज्यादा बनाओ तो खर्चा ज्यादा हो जाए, कुर्सियां कम बनाओ तो वो खर्चा कम हो जाए, ना बनाओ तो खर्चा ना आए, इसे बोलते हैं वेरिएबल खर्चे। वेरी करना, तब्दील होना, चेंज होना। अगर कुर्सियां कम बनाए ज्यादा बनाए, खर्चे कम या ज्यादा हो जाए, उसे बोलेंगे वेरिएबल। और कुर्सियां कम या ज्यादा बनाने से खर्चा फिक्स रहे, कांस्टेंट रहे, उसे क्या बोलेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट। तो हर जगह कुछ वेरिएबल खर्चे होते हैं, कुछ फिक्स्ड होते हैं, कुछ वेरिएबल और कुछ फिक्स खर्चों में। एक तो मैंने रेंट की एग्जांपल दी, दूसरी जो बाहर गार्ड खड़ा है उसको जो हम सैलरी दे रहे होंगे वो भी फिक्स होगी। कुछ बिजली के बिल, सारे नहीं, कुछ बिजली के बिल भी फिक्स होंगे। जैसे जो बिल्डिंग की लाइट ऑन है तो बिल्डिंग की लाइट जो है वो तो फिक्स होगी, लेकिन जो मशीनों का पावर कंजम्पशन होगी वो फिक्स नहीं होगी। अगर ज्यादा चेयर बनाओगे मशीनें ज्यादा चलेंगी, बिल भी ज्यादा आएगा। कम मशीनें बनाओगे, कम मशीनें चलेंगी, बिजली का बिल भी कम आएगा। फिर जो लकड़ी लग रही है वो फिक्स होगा या वेरिएबल होगा? वेरिएबल होगा। जो मजदूरी दे रहे हैं मजदूरों को, याद रखें दो चीजें होती है, एक होती है सैलरी, एक होती है वेजेस। मजदूरों को सैलरी नहीं दी जाती, वेजेस होती है। और वेजेस नंबर ऑफ यूनिट्स पर भी हो सकती है और नंबर ऑफ यानी टाइम पर भी हो सकती है। बात समझ रहे हो?
जी कॉस्ट दो टाइप की है, नंबर 1 फिक्स्ड और नंबर 2 वेरिएबल। फिक्स कॉस्ट कौन सी हुई? जो फिक्स रहती है, मतलब चेंज होने से चेंज। और वेरिएबल कौन सी होती है? जो कम या ज्यादा हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन यूनिट्स। अब अगर मैं प्रॉफिट का फंक्शन लिखूं कुछ इस तरह से, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, तो कोई मसला है? टोटल कॉस्ट किसके बराबर होती है? वेरिएबल और फिक्स। तो चाहे टोटल कॉस्ट माइनस कर दें, चाहे वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट माइनस कर दें, बात ही। लेकिन इसको पढ़ा क्यों हमने? अगर मैं सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूं, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूं, इसे बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। तो आपसे अगर कोई कंट्रीब्यूशन का फार्मूला पूछे तो क्या बोलोगे? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब ये बातें याद रखनी है, और ये खास तौर पर याद रखनी है। पता नहीं क्या मसला है, लोग भूल जाते हैं। ये सिर्फ पीआरसी के लिए नहीं है मसला। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपने जो अकाउंटिंग पढ़नी है और जो मैथ पढ़नी है, ये आपका फॉर लाइफ है। आप अगर आप सीए में रहे तो ये फॉर लाइफ है। कोई चीज आपकी पास होने की हद तक खत्म नहीं हो जाएगी कि पीआरसी पास किया ये सब खत्म हो जाएगा, ऐसा हरगिज नहीं है। ये आपका एंड तक प्रैक्टिकल लाइफ में भी यही चलेगा। अगर आप जॉब करोगे तब भी यही चीजें चल रही होंगी। ये बाकी चीजें हैं कि जो पढ़ते हैं वो इस्तेमाल नहीं करते, यहां पर ऐसा नहीं है। जो पढ़ेंगे वो इस्तेमाल भी करेंगे। तो कंट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या हुआ? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और प्रॉफिट का फार्मूला क्या हुआ? सेल माइनस टोटल कॉस्ट। सेल माइनस टोटल कॉस्ट तो प्रॉफिट, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो कंट्रीब्यूशन। ओके होगी बात? हमारा ऑब्जेक्टिव दोबारा है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट को मैक्सिमम करना, सेल भी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, प्रोडक्शन भी मैक्सिमम करना, और कंट्रीब्यूशन भी मैक्सिमम करना। कंट्रीब्यूशन सम जस्ट लाइक प्रॉफिट है। कंट्रीब्यूशन भी क्या चीज है? प्रॉफिट की तरह ही है। और कॉस्ट हमने मिनिमम करनी है। अब हर बंदे की ख्वाहिश है प्रॉफिट मैक्सिमम करना। ये मैक्सिमम होता क्यों नहीं है? कंस्ट्रेंट की वजह से। हर बंदे की ये ख्वाहिश है कि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा हो, बट कंस्ट्रेंट क्या है, रुकावट क्या है? वो है कंस्ट्रेंट फंक्शन। जैसे हमारे पास मशीनें नहीं है इतनी कि हम बना सकें सारी चीज बना सकें। हमारे पास इतनी लेबर नहीं है, एक्सपर्ट लेबर की कमी है। हमारे पास मटेरियल की कमी है। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई इससे ज्यादा लकड़ी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते वरना मुल्क में दरख्तों की किल्लत हो जाएगी। तो कोई ना कोई कंस्ट्रेंट है। अब हमने इस कंस्ट्रेंट को मद्देनजर रखकर, अपने रिसोर्सेज को मद्देनजर रखकर, हमने कोशिश करनी है प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कैसे मुमकिन है और कितना मुमकिन है। उससे ज्यादा प्रॉफिट फिर पॉसिबल ही नहीं होगा। मतलब हमें ये फंक्शन प्रैक्टिकली बताएगा कि भाई इस मौजूदा रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कितना कमा सकते हो। इसे हम बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। के लीनियर मतलब एक लाइन को कहते हैं, प्रोग्रामिंग मतलब प्लानिंग को कहते हैं। ऐसी प्लानिंग जो एक स्ट्रेट लाइन से बनेगी और वो हमें बताएगी कि भाई आपका प्रॉफिट कहां मैक्सिमम होगा। अभी तक हमने जितने भी ग्राफ बनाए हैं सब में स्ट्रेट लाइन ही इस्तेमाल हुई है ना। वो स्ट्रेट लाइन एक साइड पर शेड होती थी, एक साइड पर शेड नहीं होती थी। वो पता है वो क्या, वो हद मुकर्रर करती है कि भाई इससे ऊपर मुमकिन नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूं छोटी सी। आप एक सेलफोन खरीदने जाते हो, आप कहते हो जनाब मेरी रेंज है 50,000, वो एक लाइन लगा देगा, भाई ये ऊपर वाले सारे मोबाइल 50,000 से ऊपर वाले ये आपकी रेंज से बाहर है। वो नीचे शेड कर देगा, मतलब नीचे वाले मोबाइल सारे कहेगा इस रेंज में जो मर्जी देख लो, ये सारे 50,000 और 50,000 से कम है। तो जो हम शेड करते हैं ना, उसका मतलब होता है चीज मुमकिन है, और जो शेड नहीं है
इसका मतलब वो चीज मुमकिन नहीं है। एक और एग्जांपल देता हूं, हम कुछ इस तरह से शेड करते हैं, फिर हम कुछ ऐसे शेड करते हैं। अब सपोज दैट ये दो कंस्ट्रेंट है, एक लेबर की कंस्ट्रेंट कह लेते हैं और एक मटेरियल की। अच्छा, यहां पर इस लाइन की ये वाली जगह है, ये लेबर की शेड हो रही है, मटेरियल की शेड नहीं हो रही। पता चल रहा है ना, दोनों ट्रू है। लेबर शेड हो रहा है इधर, मटेरियल शेड। इसका मतलब क्या है कि भाई ये चीज मुमकिन है, बस लेबर इतनी है, मटेरियल इतना नहीं है। लेबर है लेकिन मटेरियल, तो क्या लेबर अकेली का क्या करेंगे। और अगर मैं इसकी बात करूं, इस एरिया की जो रेड एरिया है, मटेरियल है यहां पे लेकिन इतनी लेबर नहीं है। और जो सारा शेड किया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इस चीज को बनाने के लिए आपके पास मटेरियल भी है, लेबर भी है। आप इसको क्या बोलते हो, जरा बोल के दिखाओ। फिजिबल। क्या बोलते हो? फिजिबल। मतलब पता है फिजिबल का, मुमकिन, पॉसिबल। ये जो ऊपर वाला एरिया है, ये मुमकिन ही नहीं है ना लेबर के लिए, मतलब इतनी ना लेबर है ना मटेरियल। कंक्लूजन तो अभी करेंगे। हाँ जी, हमने वो चीज बनानी है जो मटेरियल और लेबर दोनों हो। यानी एक जगह मटेरियल नहीं है, लेबर है, तो लेबर का क्या करेंगे। लेबर है मटेरियल नहीं है, तो फिर भी मुमकिन नहीं है। तो पॉसिबल क्या होगा, जो दोनों जहां पर पॉसिबल होंगे, तो हम उस जगह को देखकर सोचेंगे कि भाई हमारा प्रॉफिट कितना मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, अब सवाल आपने कुछ करके आए, जवाब तो आपका आ गया। प्रैक्टिकल अप्रोच अब हमने सीखनी है कि एक एग्जांपल देता हूं, पहले भी छोटी सी एग्जांपल दी थी। एक अंग्रेजी में सवाल लिखा होगा, अब टाइम नहीं है कि मैं आपको अंग्रेजी सिखाऊं, कल मैं आपको अंग्रेजी सिखाऊंगा। और जो लोग लेट आए ना, काइंडली जल्दी आया करें, क्योंकि आपके 5 मिनट भी बहुत कीमती होते हैं। मुझसे लेट नहीं आना, क्योंकि अगर मुझसे लेट आओगे तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच, सवाल तो शायद आप करना सीख लो, प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर एक एग्जांपल देते हैं कि आप बनाते हो चेयर्स। अब एक चेयर बनाने के लिए, और आप टेबल भी बनाते हो, एक चेयर बनाने के लिए 3 घंटे लगते हैं और मटेरियल लगता है 'तकरीबन केजी के हिसाब से क्या लेते हैं, 10 केजी। टेबल बनाओ, अगर एक टेबल बनाने के लिए सपोज दैट 7 घंटे लगते हैं, और उसके ऊपर मटेरियल अज्यूम कर रहे हैं, छोटी टेबल बना रहे हैं, 2 केजी लगते हैं। अब ये उसने बता दिया हमें कि जनाब 3 घंटे लगते हैं एक चेयर बनाने के लिए, और एक टेबल बनाने के लिए 7 घंटे लगते हैं। चेयर के लिए मटेरियल कितना चाहिए, 10 केजी, और टेबल के लिए कितना चाहिए, 2। कहता है टोटल लेबर अवेलेबल टू 10 आवर्स। पता चला, ये इस लफ्ज के पीछे सारी स्टोरी है। टोटल लेबर अवेलेबल 210 घंटे। इसका मतलब क्या है, जो लिमिट है, कोई कंस्ट्रेंट है, क्या मतलब क्या है इसका। सोए हुए कि वो नाश्ता नहीं करके आते, एक्टिव हो जाओ, जागो, दुनियादारी सीखो। ऐसे बैठे हो जैसे सब कुछ छोड़ छाड़ के बस। देखें, 210 घंटे का मतलब क्या है कि आपके पास 210 लेबर है, इससे ज्यादा इसको ही इस्तेमाल करके आपने चेयर्स भी बनानी है और टेबल भी बनानी है। अब टोटल मटेरियल अवेलेबल
टोटल मटेरियल अवेलेबल, सपोज दैट 200 kg, सपोज दैट। इसका मतलब है आपके पास कंस्ट्रेंट किस चीज की है? लेबर की भी कंस्ट्रेंट है, मटेरियल की भी कंस्ट्रेंट है, मतलब ये लिमिटिंग फैक्टर है ये। अब हमने इस लेबर को इस्तेमाल करके और इस मटेरियल को इस्तेमाल करके अपना प्रॉफिट मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश करनी है और कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम। अज्यूम करते हैं, वो कहता है कि जनाब अगर आप एक चेयर बेचते हो ना, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट होता है 300 रुपए, ये चेयर का प्रॉफिट है। और अगर आप टेबल बेचते हो तो उसका प्रॉफिट अज्यूम करते हैं जनाब 420 रुपए। अब सवाल के अंदर, ये तो अंग्रेजी पढ़ के आपको मैं एक सवाल भी दूंगा ताकि आप अंग्रेजी पढ़ के इसको हल करके आओ। चेयर बेच के कितना प्रॉफिट होता है और टेबल बेच के? चेयर के बनाने के लिए घंटे कितने हैं? 210। और मटेरियल कितना है? यानी टोटल लेबर कितनी है? 210। टोटल मटेरियल कितना है? 200। अच्छा, अगर मैं सारे में से पूछूं आपको कि इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है और कंस्ट्रेंट फंक्शन क्या है? प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, वो प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव फंक्शन ही है ना। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन कौन से हैं? प्रॉफिट, सेल, प्रोडक्शन, कंट्रीब्यूशन। तो क्या प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन के अंदर? और ये इनकी लिमिट है इन दोनों की। जिनकी लिमिट है वो है कंस्ट्रेंट फंक्शन, और जिनकी मतलब जो प्रॉफिट फंक्शन होगा, जो प्रॉफिट या कंट्रीब्यूशन, वो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसको अब लिखने का खास तरीका होता है, आज सिर्फ रफ तरीका बताने लगा हूं, कल इसको फुल फ्लैज पढ़ेंगे और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाना है। देखिएगा जरा गौर से। सबसे पहले आपने अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन सेलेक्ट करना है। सबसे पहले इसको लोग जी से डिनोट करते हैं। आप प्रॉफिट लिख दो, जी लिख दो, एक ही बात है। प्रॉफिट फंक्शन कैसे बन रहा है जनाब? शेयर का प्रॉफिट कितना है? 300। और चेयर को हमने अज्यूम कर लिया x, प्लस टेबल का प्रॉफिट कितना है? 420 y। ये बात समझ लग गई? ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। कैसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया हमने? प्रॉफिट इज इक्वल टू x का प्रॉफिट और y का, मतलब चेयर का प्रॉफिट और टेबल का। अब कंस्ट्रेंट फंक्शन बनाते हैं जरा। आपके पास लेबर कितनी अवेलेबल है? जरूरत कितनी है? अवेलेबल कितनी है, जरूरत कितनी है? जरा फोकस करें, जरूरत कितनी है? चेयर को बनाने के लिए 3 घंटे, टेबल को बनाने के लिए 7 घंटे। ये कंस्ट्रेंट फंक्शन बनने जा रहा है। चेयर को बनाने के लिए 3 घंटे, टेबल को बनाने के लिए अवेलेबल कितनी है? कुछ बन गया जैसे हम सवाल हल करते थे, वो ऐसे ही होता है ना फंक्शन। चेयर को बनाने के लिए 3 घंटे प्लस टेबल को बनाने के लिए 7 घंटे, और टोटल कितने अवेलेबल है? अच्छा, मैं यहां पर ग्रेटर देन और इक्वल टू लिख सकता हूं। ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखूंगा तो इसका मतलब होगा 210 घंटे और उससे ज्यादा है। अवेलेबल का क्या मतलब है? इतने और इससे कम है या इतने या इससे ज्यादा है? इतने या इससे कम। अब देखिए, केजी की कंस्ट्रेंट बनाने लगे। चेयर के बनाने के लिए कितने केजी चाहिए? 10 केजी, 10x, प्लस टेबल को बनाने के लिए कितने केजी चाहिए? लिमिट कितनी है? 200। बन गया कंस्ट्रेंट फंक्शन। एक बात का ख्याल रखना, जो सो रहे हैं वो जागे थोड़ा सा। यहां पर जब बनाने हैं ना, तो ये सारी एक चीज होनी चाहिए, सारे घंटे होने चाहिए। 3 घंटे चेयर के, 7 घंटे टेबल के, टोटल अवेलेबल। फिर नीचे वाले फंक्शन में क्या है भला? 10 केजी टेबल चेयर के, 2 केजी टेबल के, टोटल अवेलेबल कितने हैं? और यहां पर जब आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे ना, तो पहले चेयर का प्रॉफिट या चेयर की कॉस्ट या चेयर का कंट्रीब्यूशन प्लस टेबल की कॉस्ट या टेबल का कंट्रीब्यूशन।
नहीं तो पहले दूसरा कर ले। नहीं मैं भी वैसे ही करता रहा हूँ, जो मर्जी करो, लेकिन हर जगह फिर जो पहले रखोगे वो पहले आना चाहिए। हर जगह अगर आपने चेयर को पहले रखा है ना, तो कंट्रीब्यूशन भी उसका पहले, प्रॉफिट भी उसका पहले, आर्स भी उसके पहले, केजी भी उसके पहले। और अगर आपने टेबल को रखा है, कल तो मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा, अभी तो मैंने एक जर्नल टर्म सिखाई है। तो अंग्रेजी पढ़ के ये सवाल आपने एक्सट्रैक्ट करना है। इसके बाद क्या टेबल बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा, शेड हो जाएगा, कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएंगे, वो कॉर्नर पॉइंट पुट करने हैं प्रॉफिट फंक्शन के अंदर। जिस कॉर्नर पॉइंट के ऊपर प्रॉफिट मैक्सिमम आएगा, हम x की वैल्यू और y की वैल्यू हम कहेंगे चेयर इतनी बना लो और टेबल इतनी। कल प्रैक्टिकली अप्रोच के साथ इसका एक क्वेश्चन करेंगे। अभी आपने करना क्या है, कुछ क्वेश्चन इस तरह के करके आने हैं ताकि थोड़ा सा आपको भी आइडिया हो जाए कि ये अंग्रेजी पढ़ के करना क्या है हमने। अच्छा, आपने ना ग्राफ बनाकर आना है और ऑब्जेक्टिव फंक्शन करके आना है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। गलत सही कोई टेंशन नहीं, और मैंने आपको पहले गलत सिखाना है। गलत से मुराद है पहले हेजिटेशन खत्म करनी है, सवाल आपने पूरा करके आना है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आपने करना है क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करके आना है, क्वेश्चन नंबर 8 और एक क्वेश्चन कर लेना सिक्सटीन। 9 और 16 पूरा हल करके आना है। 9 और 16 आपने इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना के मिनिमम या मैक्सिमम भी करके आना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको अंग्रेजी पहली दफा पढ़ रहे हो तो शायद समझ ना लगे, कल फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे ये सारे सवाल हल हो जाएंगे, ठीक है। तो कल ये करके आना, फिर कल इंशाल्लाह आगे बढ़े।